नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम साइंस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन चैप्टर नहीं है, प्रोटीन जो है वो न्यूट्रिएंट्स चैप्टर यानी जो पोषक पदार्थ चैप्टर है उसी चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है और उसी छोटे से पार्ट को हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। एक चैप्टर को पढ़ने से पहले हम एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि अगर आप नए हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो से को पूरा देखें और अगर आपको अच्छा लगता है आप निश्चित कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे और मैक्सिमम लोगों के बीच इसे शेयर करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग प्रोटीन चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि पोषक पदार्थ। देखिए, पोषक पदार्थ होते हैं एक ऐसा पदार्थ जो जीवों के कार्यों का संचालन और संपादन करे, यानी जीवों के जो जैविक कार्य होते हैं उसका संचालन और संपादन करने वाले पदार्थों को पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उस पोषक पदार्थों में से बहुत से पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा है, प्रोटीन्स है, विटामिन से बहुत तरह के हैं, जिसमें से आज हम आपको एक प्रोटीन पार्ट्स को डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, यह जो प्रोटीन है क्या, तो एक प्रकार का पोषक पदार्थ है। इसका मेन काम है ऊर्जा देना, शारीरिक विकास करना, और अगर कोई व्यक्ति या बच्चे इस प्रोटीन को ग्रहण नहीं करते हैं या उन्हें नहीं मिल पाता है तो उनका शारीरिक विकास और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा यानी रुक जाएगा। तो ऐसे तो कार्य के भी विषय में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मेन रखिएगा इसका काम क्या है। तो शारीरिक विकास यानी जो फिजिकल जो डेवलपमेंट है या मानसिक विकास यानी जो मेंटल डेवलपमेंट है वही विकास करना है। तो प्रोटीन के विषय में जानने के पहले हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन शब्द किसने दिया था। तो प्रोटीन शब्द देने वाले व्यक्ति का नाम है जे बर्ज़ेलियस। प्रोटीन शब्द किसने दिया? जे बर्ज़ेलियस। और जे बर्ज़ेलियस कहाँ के थे? तो यह है स्वीडन के व्यक्ति हैं। प्रोटीन को स्टफ ऑफ लाइफ भी कहा गया है, यानी इसका एक उपनाम हो गया। प्रोटीन को स्टफ ऑफ लाइफ कहते हैं। स्टफ STUFF स्टफ ऑफ लाइफ कहा जाता है। कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा ऐसा पोषक पदार्थ है जिसे स्टफ ऑफ लाइफ कहा जाएगा। उसमें आपको एक ऑप्शन दे देगा वसा, दूसरा दे देगा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा दे देगा विटामिन, एक दे देगा आपका प्रोटीन। तो आप हमेशा मारेंगे स्टफ ऑफ लाइफ, प्रोटीन को कहा जाता है। यह प्रोटीन शब्द किसने दिया? तो शब्द दिया है जे बर्ज़ेलियस ने। यह कहाँ के व्यक्ति हैं? तो स्वीडन के व्यक्ति हैं। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। कहने का मतलब है कि कार्बन का एक कंपाउंड है और कार्बन का ही एक ग्रुप है, लेकिन प्रोटीन में कौन कौन से चीज होते हैं, कौन कौन से तत्व के समूह से मिलकर बना हुआ है प्रोटीन। तो हमेशा रखेंगे दोस्तों ध्यान, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये मुख्य है। इसके अलावा लोहा, कोबाल्ट, बहुत सारे चीज होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह जो है यानी प्रोटीन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि के समूहों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन इन सभी में से सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए प्रोटीन में क्या पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। कभी कभी दे देगा ऑप्शन में इसमें से या इनमें से प्रोटीन में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है। उसमें अगर आपको नाइट्रोजन रहे, कुछ भी तत्व के अलावे आप नाइट्रोजन को सबसे पहले मारेंगे, उसके बाद ही दूसरा हो सकता है, नहीं, यानी यह मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ही कार्बन या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो भी है सबसे मिलकर बना हुआ है। अगला है, प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। 20 प्रकार का एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना हुआ है। इस 20 प्रकार का जो अमीनो अम्ल है, इसमें से हम दो पार्ट कर रहे हैं, 10 और 10। 10 अमीनो अम्ल शरीर में अपने आप बनते हैं, यानी शरीर में 10 प्रकार के प्रोटीन या हम लोग अमीनो अम्ल भी कह सकते हैं कि 10 प्रकार के अमीनो अम्ल अपने आप बनते हैं, यानी यह शरीर में बनते हैं। लेकिन ये जो 10 जो अमीनो अम्ल है यह भोजन से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कैसे, सो देखिए, प्रोटीन कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना है? तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से। दूसरा,
इस 20 प्रकार के अमीनो अम्ल में भोजन के रूप में या बाहरी सोर्स के रूप में प्रोटीन हम कितने प्राप्त करते हैं, तो 10। और 10 कैसे बनता है, तो शरीर में संश्लेषण होता है, यानी शरीर में उसका प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। ओके, अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हम लोग प्रोटीन को पढ़ रहे हैं तो आखिर इसका काम क्या है, प्रोटीन का काम क्या है। तो हमेशा रखेंगे दोस्तों ध्यान, प्रोटीन का मेन काम है शारीरिक और मानसिक विकास करना, परंतु इस काम के अलावे बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आपके ऑप्शन में रहेंगे और उस ऑप्शन में से आपको एक एक करके डिडक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोटीन का काम है या नहीं है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक लिस्ट दे दिया है, उसे आप लोग पढ़ेंगे। जैसे प्रोटीन का काम क्या है, तो एक काम है शरीर के वृद्धि में सहायक होता है, यानी शरीर का जो विकास हो रहा है उसमें सहायता करने का काम प्रोटीन का है, एक हो गया। दूसरा काम है एंजाइम और हार्मोन का निर्माण करना। हमारे शरीर में एंजाइम और हार्मोन जो बनते हैं या प्रोडक्शन होते हैं या सप्लाई होते हैं, उसमें मुख्य भूमिका में प्रोटीन होती है, यानी एक काम हो गया एंजाइम और हार्मोन का निर्माण करना। तीसरा काम है कोशिका ऊतक जीव द्रव का निर्माण में सहायक होना, यानी जो कोशिकाएं होती हैं यानी सेल, दूसरा टिश्यू या जो प्रोटोप्लाज्म यानी कि जो ये जीव द्रव है वो जो हमारे शरीर में बनते हैं उसमें भी सहायक के रूप में प्रोटीन होते हैं। चौथा मेन काम है शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करना। शरीर में क्या है, एंटीबॉडी का निर्माण करना। आज दोस्तों हम लोग कोरोना के विषय में जान रहे हैं कि जिनकी एंटीबॉडी अच्छी है, जिनके शरीर में ऊर्जा है या एंटीबॉडी मजबूत है, रोग से लड़ सकते हैं, उनको कोरोना कुछ नहीं, छू तक भी नहीं रहा है, छू भी रहा है तो ऊपरे से ऊपरे भाग जा रहा है। नहीं तो अगर जो व्यक्ति प्रोटीन एक नियमित रूप से ग्रहण किए हुए है या हमेशा ले रहा है, उसे एंटीबॉडी अपने आप बन जा रहा है या है, उसे किसी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है या हल्का फुल्का हो रहा है। लेकिन अगर किसी को इफेक्ट अगर डाल रहा है कोरोना, तो उसके भी शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि उस विषाणु से, उस वायरस से लड़े और विषाणु नरकलोक को चला जाए, जैसे कोरोना। दूसरा, हम लोग जो वैक्सीन जो लेंगे या वैक्सीन जो सरकार के द्वारा बनाई गई है, उसमें भी हमारे शरीर में एक 10 गुना एंटीबॉडी का निर्माण किया जा रहा है वायरस को देखते हुए, जिससे कि हमारा जो है शरीर उस वायरस से लड़ने के योग्य बन सके। तो एक मेन काम है इसका एंटीबॉडी का निर्माण करना। सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका, पांचवा में, यह शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, यानी शरीर को यह एनर्जी भी देता है। तो एनर्जी अगर शरीर को दे रहा है तो एनर्जी हमेशा रखिएगा ध्यान, कैलोरी में मापते हैं नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति 1 ग्राम अगर प्रोटीन ले रहा है तो उसे कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, तो इस चीज को आप रखेंगे ध्यान। यहाँ पर हम नोट डाउन कर दे रहे हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन 4.1 किलो कैलोरी, इसको भी रखिएगा ध्यान, 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति 1 ग्राम प्रोटीन ले रहा है तो उसे 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगा। ऐसे दूसरा 4.2 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है और सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा से मिलता है 9.3 किलो कैलोरी। ओके, अब प्रश्न आता है कि हम लोगों को प्रोटीन कितना लेना चाहिए। हम लोगों को सामान्यतः भोजन में जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है जनरली वो 30 से 40 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ओके, लेकिन जो सामान्यतः जो महिलाएं होते हैं, यानी जो घरेलू जो काम करने वाली जो महिला है, उसे 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी आपसे पूछा जाएगा सामान्यतः स्त्रियों को यानी कि फीमेल को कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो 45 ग्राम। जो घरेलू काम करने वाली जो महिला है, दिन भर सूतने वाली नहीं, काम करने वाली, सूते वाली को तो ऐसा ही प्रोटीन उड़ जाता है नहीं, तो घरेलू काम करने वाली महिला को 45 ग्राम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन अगला जो बता रहे हैं इसको आप अच्छा तरीके से ध्यान रखिएगा। अगर कोई महिला गर्भवती है मतलब उसके शरीर के अलावे भी एक और शरीर है उसका, नहीं, यानी कि उसका जो बच्चा है पेट में, नहीं, इसलिए उसका प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है गर्भवती
गर्भवती महिला यानी जो बच्चा जिसके पेट में है, गर्भवती महिला को कितना ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लेना चाहिए, है नहीं, यानी आहार मतलब भोजन के रूप में, तो रखेंगे ध्यान 70 ग्राम पर डे, 70 ग्राम पर डे कम से कम होना चाहिए, नहीं। तो ये क्या रखेगा ध्यान, कितना मतलब प्रोटीन होना चाहिए, तो जनरली जो घरेलू काम करने वाली महिला है उसे 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिलाओं को 70 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना चाहिए। अगर वो महिला को नहीं मिल पाता है तो वे टेढ़वाकुल लड़का हो जाता है, ऊपर तो ऐसे चलेगा तो ताकेगा इसे, तो कहेगा कि पागल हो गए, नहीं, सॉरी। तो यहाँ पर आप रखिएगा ध्यान में इस चीज़ों को। अब आता है प्रश्न कि प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक है सरल प्रोटीन, उस सरल यानी सिंपल प्रोटीन। यह प्रोटीन वैसे प्रोटीन है जो केवल अमीनो अम्ल से बनते हैं, यानी एसिड, अमीनो एसिड से बनने वाले जो प्रोटीन हैं उसी को सिंपल प्रोटीन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्युलिन्स और एक हिस्टोन, इस तरह का प्रोटीन। दूसरा जो प्रोटीन है संयुग्मी प्रोटीन, जिसे हम लोग कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। ये वैसे प्रोटीन होते हैं, ये जो सिंपल जो प्रोटीन थे वो केवल अमीनो अम्ल से बने थे, लेकिन जो संयुग्मी जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्ल के अलावे नॉन प्रोटीन से भी बने होते हैं। यानी कि अमीनो अम्ल मतलब क्या, प्रोटीन का भी होगा और नॉन प्रोटीन का भी होगा, ये केवल प्रोटीन का था नहीं, यानी अमीनो अम्ल का। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल में क्रोमोप्रोटीन, यहाँ जो क्रोमोप्रोटीन है इसमें प्रोटीन तो है ही लेकिन नॉन प्रोटीन के रूप में क्रोमो है। दूसरा देखिए ग्लाइकोप्रोटीन, एक है ग्लाइको और दूसरा है प्रोटीन, प्रोटीन भी है और नॉन प्रोटीन के रूप में क्या है, तो नॉन प्रोटीन के रूप में यहाँ पर है ग्लूकोज, ग्लूकोज। उसी तरीके से फॉस्फोप्रोटीन, प्रोटीन है और नॉन प्रोटीन के रूप में फास्फोरस है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन यानी कि प्रोटीन के रूप में क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर हीमो है, हीमो मतलब जो रंजक के रूप में होता है, और एक ग्लोबिन है जो प्रोटीन के रूप में है। तो इस तरीके से संयुग्मी प्रोटीन को हम लोग याद कर सकते हैं। तीसरा है टाइप व्युत्पन्न प्रोटीन, जिसे हम लोग डेराइव्ड प्रोटीन कहते हैं। यह वे प्रोटीन है जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से मिलकर बना होता है। प्राकृतिक अगर कोई प्रोटीन है तो जल के साथ अगर अपघटन है उस तरह का प्रोटीन को व्युत्पन्न प्रोटीन कहेंगे, जैसे कि पेप्टोन, पेप्टाइड, प्रोटीन्स इटीसी, यानी कि बहुत तरह का प्रोटीन इसमें हो सकता है। अब प्रश्न आते हैं कि अगर कोई बच्चे को प्रोटीन नहीं मिलता है तो वह उसे किस प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो हमेशा रखिएगा प्रोटीन की कमी से बच्चे हमेशा कुपोषण का शिकार माने जाते हैं। कुपोषण, कुपोषण, कुपोषण का मतलब होता है पोषण का उल्टा है। पोषण मतलब कि जिसका शरीर ठीक हो, जिसको कि ढंग से उसको भोजन या जो भोज्य पदार्थ है या पोषक पदार्थ मिलता है उसे पोषक कहते हैं। कुपोषण मतलब ढंग से उसको भोजन नहीं मिला है, जिससे उसका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो गया है, रुक गया है, उसे कुपोषण कहते हैं। और जहाँ सामान्यतः बच्चे कुपोषण का शिकार किस पदार्थ की कमी से होते हैं, तो हमेशा रखेगा प्रोटीन की कमी से। अब है रोग। बच्चों में जो रोग होते हैं, 2 प्रकार के रोग जो प्रोटीन की कमी से होंगे, ये हमेशा पूछे जा सकते हैं। 2 प्रकार के जो रोग होंगे, एक रोग का नाम है मरासमस रोग, दूसरे का नाम है क्वार्सियोरकर रोग। एक है मरासमस, दूसरा है क्वार्सियोरकर। प्रश्न आएगा कि मरासमस रोग किस पदार्थ की कमी से होते हैं, तो प्रोटीन की कमी से। क्वार्सियोरकर रोग किस पदार्थ की कमी से होते हैं, तो हमेशा रखेंगे प्रोटीन की कमी से। होगा किसमें मरासमस और ये क्वार्सियोरकर, तो हमेशा बच्चों में होगा। मरासमस रोग में बच्चे का शरीर दुबला पतला और सूख जाता है, लेकिन वही जो क्वार्सियोरकर जो रोग होता है उसमें बच्चे का शरीर दुबला पतला रहेगा और पेट जो है सो बाहर की ओर हो जाता है। तो ये दोनों रोग जनरली पूछे जाते हैं और आपको ध्यान भी रखना है, ये दोनों प्रोटीन की कमी से बच्चों में होंगे। अब आते हैं इससे संबंधित कुछ चीज़ हम लोग नोट में पढ़ते हैं। नोट का मतलब है कि कुछ सोर्सेस क्या है, कैसे हम लोग प्रोटीन प्राप्त करेंगे। तो हमेशा रखिएगा ध्यान दोस्तों,
प्रोटीन के जो सोर्स हैं यानी सोर्सेस ऑफ प्रोटीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको सोयाबीन में मिलता है। यानी सोयाबीन हो गया सोर्स में, आप उससे प्रोटीन ले सकते हैं। मशरूम से, दाल से, मछली से, मांस से, अंडा से, गेहूं से इत्यादि, यानी ये सब चीज़ में से आप कुछ भी ले रहे हैं, इट मीन्स आप प्रोटीन ग्रहण कर रहे हैं। अब अंडे में भी पूरे जो भाग है उसमें पूरे में नहीं होता है, उसका जो अंडा का जो पीला वाला भाग है उसमें ज़्यादातर प्रोटीन होते हैं। अगला चीज़ है सोयाबीन। सोयाबीन में लगभग 46% तक प्रोटीन होते हैं और भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश में होती है। इस कारण मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा सोयाबीन यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। इसको भी आप मिसलेनियस में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग जान रहे हैं, जैसे कुछ ऐसे भी प्रोटीन हैं जिसकी चर्चा हम यहाँ किए नहीं है लेकिन आपको रखना पड़ेगा ध्यान। एक प्रोटीन है जिसका नाम है केसीन। एक प्रोटीन है जिसका नाम है केसीन। यह जो प्रोटीन है दूध में जनरली रहता है, ठीक है। और दूध का रंग जो सफ़ेद होता है वो इसी प्रोटीन के कारण, यानी हमेशा रखिएगा ध्यान, दूध का रंग सफ़ेद, दूध का रंग सफ़ेद होता है किस प्रोटीन के कारण? केसीन नाम का प्रोटीन के कारण। और केसीन है क्या? तो एक तरह का प्रोटीन है। लेकिन एक और प्रोटीन है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, उसका नाम है कैरोटीन। कैरोटीन, देखिए दूध का रंग सफ़ेद होना किस प्रोटीन के कारण? तब रखिएगा ध्यान, केसीन के कारण। लेकिन दूध को जब गर्म करते हैं तो वो पीला हो जाता है, उसमें एक और प्रोटीन होती है जिसका नाम है कैरोटीन, और इसी प्रोटीन के कारण दूध का रंग पीला हो जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, दूध का रंग सफ़ेद होता है किसके कारण? केसीन के कारण। दूध का रंग पीला होता है किसके कारण? तो कैरोटीन के कारण। कैरोटीन एक कारण से और इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो बर्बाद कर देते हैं, ये नाखून। नाखून जो होता है, चाहे जो गाय भैंस, ये सब का जो सींग है, तो नाखून, सींग, ये सब में ये कैरोटीन प्रोटीन है। इसीलिए आज से संकल्प ले लीजिए कि हम नाखून को काट के बिगेंगे नहीं, उसको पीस उसके खा जाएंगे, प्रोटीन अपने आप बन जाएगा। नहीं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लिया जाए। एक हम लोग प्रोटीन का यौगिक जानते हैं जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन का एक यौगिक है और इसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण खून का रंग लाल होता है। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे कि हीमोग्लोबिन, यहीं पर हम लिख देते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है क्या? तो प्रोटीन का एक यौगिक है, यानी यह एक यौगिक है किसका? प्रोटीन का। इसमें कौन सा तत्व होता है? तो लोहा, और इसी की उपस्थिति के कारण खून का रंग लाल होता है। तो तीन तरह का इससे प्रश्न आपके सामने हो गए। तो दोस्तों, हम आपके सामने आज जो प्रोटीन चैप्टर बताए हैं इसे आप देखेंगे और हमें उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, आपका क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। ये आपकी जवाबदेही है और हमारे द्वारा इसे बताया गया है। लेकिन आपको इस जो मेहनत है इसको स्वीकार कीजिए और आप अपने जीवन में निखर जाएंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, मैं अगला वीडियो पोषक पदार्थ पर ही लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।